किस तरीके से देखते हैं इस दायित्व को, क्योंकि 2027 का चुनाव एकदम से सर पे है और 2029 की लड़ाई तो बाकी है अभी, लेकिन 2027 एकदम से मुहाने पे है, तो कैसे देखते हैं इस दायित्व को, किस तरीके से देखते हैं? सब एक बहुत बड़ा अध्ययन करके सभी सामाजिक वर्गों का समावेश करके टीम उत्तर प्रदेश की घोषित की गई है और इस कारण से ये अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो धराशायी हो गया जी। जैसे ही प्रदेश की हमारी टीम भाजपा की घोषित हुई है, पीडीए का हवा निकल गया जी। उनका तो पीडीए का परिभाषा बदलता रहता है, कभी पी से बोलते हैं नहीं पिछड़ा, फिर बोलते हैं नहीं पीड़ित, कहीं कहीं पे है कि नहीं पंडित भी जोड़ देते हैं, और ए को भी कहीं पे बोलते हैं कि नहीं उसमें सब लोग आते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अल्पसंख्यक है। तो आप किस तरीके से पीडीए, जो उनका पीडीए है उसको किस तरीके से परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी इस विषय में कंफ्यूज में रहते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जी को घोषित करके उन्होंने पीडीए का नाम दिया कि ये पीडीए का मतलब ये है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जी। अब वो लोकसभा 2024 के चुनाव में उन्होंने इसको एक भ्रम पैदा करके, लोगों में कंफ्यूज पैदा करके कांग्रेस और विपक्ष के लोगों के साथ में थोड़ी सी सफलता प्राप्त है जी। 2027 में अब लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में लोग वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी विश्वास करिएगा उत्तर प्रदेश में अच्छे 2017 से ज्यादा इस बार सीट जीत करके आने वाली है, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। एक नेता और एक संगठन कार्यकर्ता में क्या डिफरेंस होता है और क्या समानताएं होती हैं? क्या कहीं पे ऐसा होता है, कुछ विरोधाभास की स्थिति भी होती है? क्योंकि जो संगठन का कार्यकर्ता होता है वो बूथ, जैसे आपने बोला कि ग्राम इकाई हो चाहे बूथ अध्यक्ष हो, और वहां तक जाता है। जो नेता है वो चुनाव के समय पे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और फिर अगर जीत गए तो बट ऑब्वियस है कि उनके यहाँ काम के लिए लोग जाएंगे। संगठन कार्यकर्ता जो होता है, मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे से सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? पूर्वांचल के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या लोग उम्मीद रखें आप जैसे कार्यकर्ता से, भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो उससे क्या अपेक्षा रखें? क्या लगता है किस तरीके की टक्कर होगी? बसपा अकेले चुनाव लड़ने का जो अभी तक का दिख रहा है, बसपा अकेले है, कांग्रेस सपा मिल रहे हैं, भाजपा के साथ जो अभी तक की स्थिति है उसमें 3 छोटे दल है, निषाद पार्टी है, सुभाषपा है और अपना दल है। किस तरीके से देख रहे हैं आप जो अगला चुनाव है? नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ इस मंच से बहुत ही खास व्यक्तित्व जुड़ने वाले हैं जो कि बनारस, पूर्वांचल और अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास पहचान रखते हैं। एक जमीनी कार्यकर्ता से शुरुआत करने के बाद काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष और अभी वो उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री हैं। आइए मिलते हैं दिलीप पटेल जी से। जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले आपको द राइजिंग भारत परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके नए दायित्व के लिए बाबा विश्वनाथ की कृपा बने रहे, आप जैसे लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में बने रहें, यही शुभकामना है। बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि हम पीछे जाएं और बहुत सारे प्रश्न पूछें, मौजूदा जो आपका ये दायित्व है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक कहावत है कि जैसे दायित्व बढ़ती है वैसे वैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके भार भी बढ़ जाते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव नितिन नवीन जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश संगठन महामंत्री, मैं सबके प्रति आभार जताता हूँ अपने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को प्रदेश का महामंत्री का पद दिया गया। देखिए, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा का कार्यकर्ता रात दिन देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित में काम करता है। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं जी, और मेरा विश्वास है जिस तरीके से मैं मंडल में, जिले में, काशी क्षेत्र में जी काम किया हूँ, एक टीम भावना से, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन के काम है वो टीम भावना के साथ है, तो टीम भावना से जैसा मैंने काम किया है और ऐसे प्रदेश में महामंत्री की पार्टी ने हमें दायित्व दिया है और निश्चित तौर से अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा।
किस तरीके से देखते हैं इस दायित्व को, क्योंकि 2027 का चुनाव एकदम से सर पे है और 2029 की लड़ाई तो बाकी है अभी, लेकिन 2027 एकदम से मुहाने पे है, तो कैसे देखते हैं इस दायित्व को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महामंत्री का पद निश्चित तौर से एक महत्वपूर्ण पद है प्रदेश संगठन में, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी लोग एक टीम भावना से काम करेंगे और उस टीम भावना से काम करते हुए जितने भी संगठनात्मक कार्य होंगे जी, और इस संगठनात्मक कार्यों को पूरा करते हुए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बूथों पर लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लोगों के बीच में लड़ती है, तो बूथों से भारतीय जनता पार्टी का संगठन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मजबूत करते हुए 2027 का जो चुनाव है उस चुनाव को भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में हम सभी प्रदेश के संगठन के पदाधिकारी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और एक अच्छी, मैं आपको बता दूं, जैसे ये प्रदेश की टीम घोषित हुई है जी, लोगों पीडीए यानी इंडी गठबंधन के लोगों की बोलती बंद हो गई है जी। इतनी अच्छी टीम अगर चाहते तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, कांग्रेस, सपा, बसपा जैसा टीम घोषित करना होता, एक परिवार एक जाति का, तो सुबह से शाम टीम घोषित कर देते। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हर क्षेत्र से, समाज से, सभी लोगों से और भाजपा के कार्यकर्ता सब एक बहुत बड़ा अध्ययन करके सभी सामाजिक वर्गों का समावेश करके टीम उत्तर प्रदेश की घोषित की गई है। और इस कारण से ये अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो धराशायी हो गया जी। जैसे ही प्रदेश की हमारी टीम भाजपा की घोषित हुई है, पीडीए का हवा निकल गया जी। तो आप लोग इसको, बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन आपने पीडीए की चर्चा कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना उत्सुक है अखिलेश जी का तबका पीडीओ को लेकर के, उतने आप लोग भी उस पर थोड़ा सा खिंचे हुए हैं। तो उनका तो पीडीए का परिभाषा बदलता रहता है, कभी पी से बोलते हैं नहीं पिछड़ा, फिर बोलते हैं नहीं पीड़ित, कहीं कहीं पे है कि नहीं पंडित भी जोड़ देते हैं, और ए को भी कहीं पे बोलते हैं कि नहीं उसमें सब लोग आते हैं, फिर बोलते हैं नहीं अल्पसंख्यक है। तो आप किस तरीके से पीडीए, जो उनका पीडीए है उसको किस तरीके से परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी इस विषय में कंफ्यूज में रहते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जी को घोषित करके उन्होंने पीडीए का नाम दिया कि पीडीए का मतलब ये है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जी। अब वो लोकसभा 2024 के चुनाव में उन्होंने इसको एक भ्रम पैदा करके, लोगों में कंफ्यूज पैदा करके, कांग्रेस और विपक्ष के लोगों के साथ में थोड़ी सी सफलता प्राप्त हो जी। लेकिन उनको ये मालूम है कि वो जो एक 24 में झूठा अफवाह था वो उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, जान चुकी है। इसीलिए जैसा कि आप ही के प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ, जैसा आप ही ने कहा कि वो पीडीए के अलग अलग परिभाषाएं बदलते रहते हैं, यही कारण है कि वो परिभाषाएं बदलते रहते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग तो पीडीए को असली समझ गए कि हम लोगों ने तो एक झूठा अफवाह फैला करके, भ्रम पैदा करके कुछ सीटों को हासिल कर लिया। लेकिन अब वो बातें समाप्त हो गई हैं। 2027 में अब लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में लोग वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी, विश्वास करिएगा, उत्तर प्रदेश में अच्छे 2017 से ज़्यादा इस बार सीट जीत करके आने वाली है, ऐसा हम लोगों का विश्वास है जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बहुत सारी चीज़ों पे बात करें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। राजनीतिक करियर का शुरुआत कहाँ से हुआ, आप थोड़ा सा अगर दर्शकों को बताएं, क्योंकि पूर्वांचल में है तो राजनीति सब में कूट कूट करके भरी रहती है, लेकिन इतने तन्मयता से लगे रहना, जैसा आपने बताया कि 1989 लगभग 37 साल हो गए, तो 37 साल तक राजनीति में बने रहना, चुनाव तो नहीं लड़ा, संगठन में अच्छे पदों पर आप रहे हैं, तो किस तरीके से इसको देखते हैं और शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, ऐसा है कि हम मूल रूप से चुनार मिर्जापुर से आते हैं जी। मेरे गांव का नाम है मगरहा जी। और हमारे यहाँ 74 में हमारे नेता, जिन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ाया, हम लोगों को बताया नीतियों रीतियों को, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी थे। तो 74 में चुनाव लड़े जी। तो मेरा जो पैदाशी है वो 71 का है जी।
तो 74 में घर के पास के व्यक्ति चुनाव लड़े, तो हम लोग जनसंघ के साथ में छोटे छोटे थे तो गांव गली में हम लोग घूमने का काम करते थे। फिर इमरजेंसी हो गई, फिर चुनाव हुआ, वो 74 में चुनाव जीत गए। फिर इमरजेंसी के बाद फिर चुनाव हुआ, सब वो चुनाव जीत गए। तो हम लोगों ने जब राजनीति का जब आगे बढ़ने सोचने की हुई हो तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से ही फिर पढ़ाई लिखाई मैं करने लगा। पढ़ाई लिखाई करने के बाद 89 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में पहली बार उत्सुकता पूर्वक और इंटरेस्ट पूर्वक जीप पर बैठ करके, पहले वो गांव में जीप चलती थी चुनाव प्रचार में, तो जीप पर बैठ करके माइक ले करके आपका चुनाव चिन्ह कमल का फूल, किसान भाइयों का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, माताओं बहनों का चुनाव चिन्ह, इस तरीके का प्रचार करने का अवसर सन 89 से जीप पर बैठ करके पूरे दिन भर पूरे अपने चुनाव विधानसभा क्षेत्र में हम लोग प्रचार करने के लिए निकलते थे। और उसी से 89 से राजनीति की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के प्रति सक्रिय रहे। तो बचपन से ही 74 से ही हम लोग छोटे छोटे थे, गांव गली में घूमते थे, लेकिन 89 से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग तेजी से हमने प्रचार प्रसार करने का और भाजपा से जुड़कर काम करने का। इसी बीच में राम मंदिर आंदोलन आ गया, श्री राम शिला पूजन का भी काम आया विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में। उसको भी हमने अपने गांव में घूम घूम करके लोगों को घर में रामशिला का पूजन, उस पर अक्षत डलवाने का काम किया। इस तरीके से देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, यह तन और मन में पूरा भरा हुआ है। उसी में हम लोग आगे निकलते रहे। जी, आपका जो पिछला कार्यकाल था क्षेत्रीय अध्यक्ष का उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या सफलताएं रही, क्या चैलेंजेज रहे? मैं संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूं, बाकी जो राजनीति में लोग आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा समझना चाहता हूं, तो अगर उसको थोड़ा सा ब्रेक करें और बताएं। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। ये अपने मंडल में पहले हमारे यहाँ ग्राम इकाई अध्यक्ष होते थे, बूथ अध्यक्ष नहीं थे, ग्राम अध्यक्ष होते थे और ब्लॉक अध्यक्ष होते थे। अच्छा। तो ग्राम अध्यक्ष से काम करते करते हम मंडल के प्रभारी बने अपने। अच्छा काम कर रहे थे तो पार्टी ने मंडल की जिम्मेदारी दे दिया कि मंडल देखो आप जी। तो फिर मंडल में गठन, कार्यकर्ताओं का निर्माण, इस तरीके से करते हुए मैंने काम शुरू किया जी। इसके बाद मिर्जापुर जिले में भाजपा ने मुझे जिले का उपाध्यक्ष बना दिया। अच्छा। 13 में, तो 13 से 16 में जिले का उपाध्यक्ष रहा और जिले में भारतीय जनता पार्टी के रीतियों नीतियों सिद्धांतों को लोगों के बीच में ले जाने का काम किया जी। फिर पार्टी ने फिर काम करने का अवसर दिया हमें। 16 में काशी क्षेत्र में क्षेत्रीय मंत्री के रूप में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और क्षेत्र नेतृत्व हमें अवसर दे दिया जी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को नीचे तक, बूथों तक ले जाने में, लोगों के बीच में बात करने का अवसर 16 में भी मुझे मिला। क्षेत्रीय मंत्री, काशी क्षेत्र के मंत्री के साथ साथ फिर हमें क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दिया गया। अच्छा। 2 बार पार्टी ने मुझे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर दिया जी। फिर 23 में राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त किया। मार्च 23 से लेकर के अभी तक हम क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अभी प्रदेश ने मुझे पुनः पार्टी की सेवा करने का अवसर प्रदेश महामंत्री के रूप में दिया है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अब देश के नौजवानों में जो राजनीति के प्रति एक उदासीनता थी, राजनीति के प्रति उनके मन के अंदर एक अलग धारणा थी, राजनीति में आने का जो उनके पास रास्ते थे, अपराधियों के साथ मिलकर के अपराध जगत से, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 में भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा को ही बदल दिया, स्वरूप को ही बदल दिया। बीच का आप कार्यकाल देखिए ना, बसपा ने किन लोगों को टिकट दिया, ऐसे लोगों को जिसके पास धन बल, बाहुबल, गुंडा माफिया थे, उनको टिकट देके विधायक बना दिया। तो जो देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान था, वो भी समझता है कि हमें भी इसी तरीके से राजनीति में सफलता मिलनी चाहिए। सपा ने भी वही किया, जो बाहुबल थे, धनबल थे, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नौजवानों में एक विश्वास पैदा किया कि आप अच्छा काम करोगे, राष्ट्र हित में करोगे, समाज हित में करोगे, देश हित में करोगे, तो आपका रास्ता राजनीति का यह है। और आज देश के नौजवान
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विचारों से प्रभावित होते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर संख्या में लगे हैं और देश हित राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। जी, एक नेता और एक संगठन कार्यकर्ता में क्या डिफरेंस होता है और क्या समानताएं होती हैं? क्या कहीं पे ऐसा होता है कुछ विरोधाभास की स्थिति भी होती है? क्योंकि जो संगठन का कार्यकर्ता होता है वो बूथ तक, जैसे आपने बोला कि ग्राम इकाई हो चाहे बूथ अध्यक्ष हो, और वहां तक जाता है। जो नेता है वो चुनाव के समय पे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और फिर अगर जीत गए तो बट ऑब्वियस है कि उनके यहाँ काम के लिए लोग जाएंगे। संगठन कार्यकर्ता जो होता है, मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे से सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? आपका नेता का मतलब है जनप्रतिनिधि है, आप यही कहना चाहते हैं ना? संगठन और जनप्रतिनिधि के विचारों में क्या अंतर है? देखिए, संगठन मुख्य रूप से अपने पार्टी के जो काम है, कार्यक्रम है, अभियान है, लोगों के बीच जुड़ने का, लोगों के बीच बताने का जो विषय, वो संगठन का काम होता है। हमारा संगठन बूथ आधारित, कार्यकर्ता आधारित, भाजपा का संगठन कार्यकर्ता आधारित, बूथ आधारित संगठन है। तो हम बूथों पर लोगों को, सभी सामाजिक वर्गों को, लोगों को जोड़ना, उनको संगठन में स्थान देना, सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, सबका साथ सबका विकास, सभी लोगों को अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जोड़ना, उनको उसका सदस्य बनाना, फिर उसमें से सदस्य बनने के बाद जो योग्य हैं उनको पदाधिकारी बनाना, फिर वो पदाधिकारी बनाकर उनकी योग्यता के अनुसार उनका दायित्व आगे बढ़ाते रहना। संगठन का काम ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, जो नीति है, रीति है, सिद्धांत है, हर लोगों के बीच में जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार हैं, राष्ट्रवाद, वो विचारों से लोग ओतप्रोत होकर के भाजपा से जुड़े, ये संगठन का काम है। जनप्रतिनिधि, संगठन के लोग भी जनप्रतिनिधि होते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी में तो ज़्यादातर लोग जो संगठन के लोग हैं, बाद में अगर उनकी इच्छा हो जाती है कि हमें जनप्रतिनिधि के रूप में काम करना है, या पार्टी भी समझती है कि अब इनको जनप्रतिनिधि बनाना है, दोनों तरीके से लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो वो जाकर के सेवा भाव का ही काम करते हैं, सेवा भाव का काम करते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि का कुछ स्वरूप कुछ दूसरे तरीके का होता है जी। वो लोगों से बातचीत, उनका आना जाना, मिलना जुलना, उठना बैठा, एक उसका संगठन का और जनप्रतिनिधि का थोड़ा सा अलग अलग स्वरूप होता है। जनप्रतिनिधि का थोड़ा काम दूसरे तरीके का होता है। जनप्रतिनिधि नाली बनवा देता है, सड़क बनवा देता है, खड़ंजा बनवाता है, विकास का काम करता है वो जनप्रतिनिधि। अब वो नाली सड़क खड़ंजा बनवाएगा तो उस पर तो देखेगा नहीं कि कौन हमारा है कौन पर आया है, वो सबके लिए काम करता है। जो भी चीजें बनेंगी, स्कूल कॉलेज विद्यालय बनेंगी, वो तो सभी जाति वर्ग, सभी पार्टी के लोगों के लिए। तो जनप्रतिनिधि का काम लगभग विकास का जो है वो सबके लिए होता है। और संगठन सब को जोड़ते हुए पार्टी के विचारधारा को लोगों के बीच में ले जाने का काम करता है जी। अभी थोड़ी सी राजनीति बदली है। अगर आपने 89 से करा है तो मुझे लगता है कि 2014 से पहले की राजनीति और 2014 के बाद की राजनीति में थोड़ा सोशल मीडिया का ज़्यादा बोलबाला हो गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का अपना एक महत्व है जी, और अत्यंत महत्व है। अब सोशल मीडिया का सकारात्मक भी पक्ष है और सोशल मीडिया का नकारात्मक भी पक्ष है जी। हम जिस नज़रिए को उसको देखते हैं, अब हम छोटे छोटे काम या संगठन के पदाधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधि या सरकार के जो काम है, लोगों के बीच में पहुंचाने का एक सरल उपाय हो गया है सोशल मीडिया। अब चूंकि अधिकतर घरों में एंड्रॉयड मोबाइल आ गई है जी, तो ऐसी स्थिति में जो संगठन के काम है, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा है, या जो हमारी सरकार की उपलब्धि है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धि है और अपने महाराज योगी जी की, उसको लोगों के बीच में पहुंचाने का एक सरल उपाय हो गया है सोशल मीडिया। लेकिन उसके नकारात्मक भी पक्ष हैं जी। नकारात्मक पक्ष क्या है कि वो कुछ लोग ऐसे हैं उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, दुरुपयोग कर करके लोगों के बीच में सरकार के विपक्ष में कुछ अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठी खबर चलाते हैं। तो वो भी यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में झूठी समाचार भी चली जाती है, अफवाह भी चली जाती है, कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है। लेकिन
फिर भी सोशल मीडिया का आज के दिन में उपयोगिता समाज और राष्ट्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा, जो आपने बोला और बहुत ही सही चीज़ें बोली कि अपने कामों को जनता तक पहुंचाने का सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हो गए हैं, चाहे वो रील वाले नेता हैं या फोटो वाले नेता हैं, जहाँ पे कि बस उनका काम है फोटो खिंचाना और डाल देना, उस पर कैप्शन ऐड कर दिया। और उस वाले नेतागिरी से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना जायज़ मानते हैं? देखिए, ये जो विषय आप कह रहे हैं वो उस विषय को समाज और राजनीतिक क्षेत्र में कोई अवसर नहीं मिलनी चाहिए जी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो वो समाज सेवा के लिए आए हैं जी। और समाज सेवा में कोई फोटो शूट करके आप चले जाएं, इसका मतलब है कि आपका मन और वचन जिस कार्य में आप आए हैं उस कार्य के विपरीत है आपका स्वभाव। आप स्टेटस ड्रिवन ज्यादा हो गए हैं, आपको बस फोटो खिंचाना है और लोगों को उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमको लगता है कि जहाँ तक हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे संगठन की बात है, उसमें हमारे ऐसे कम लोग मिलेंगे आपको कि फोटो सेशन करा कर लोग चले जाएंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो भविष्य में फिर वो अपना सुधार कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व यही चाहता है कि जो मन में हो वो वचन में हो, और जो मन और वचन में हो वह सामने कार्य में भी दिखाई पड़े। हाँ, तो ऐसा जब होता है तो उसकी विश्वास आम लोगों में, जनता में बढ़ती है। मेरा तो यही कहना है लोगों से कि जैसा आप सोचते हो ऐसा आपके मन में हो तो ऐसा वचन में भी होना चाहिए, और वचन में हो तो ऐसा कार्य में दिखाई पड़ना चाहिए, उसी की विश्वसनीयता बढ़ती है। अब हम आते हैं, क्योंकि जो हमारे पॉडकास्ट का मेन जो मुद्दा होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सौहार्द होता है। आप पूर्वांचल के नेताओं में एक अच्छा खासा पकड़ रखते हैं और आप खुद एक इम्पॉर्टेंट चेहरा हो गए हैं अभी। तो किस तरीके से आप देखते हैं और पूर्वांचल के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या लोग उम्मीद रखें आप जैसे कार्यकर्ता से, भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो उससे क्या अपेक्षा रखें? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विषय में। तो आज़ादी के बाद जी शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार का विषय तो बढ़ा जी, लेकिन 2014 के बाद आप ध्यान दीजिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अपने 17 के बाद जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी योगी जी के नेतृत्व में, तो शिक्षा पर बहुत जोर रहा जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए। एक ऐसी शिक्षा की नीति जो इंटरनेशनल स्तर पर हमारे देश के युवा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उनकी प्रतिस्पर्धा हो सके, उस उद्देश्य से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी देश के अंदर लेके आए हैं। शिक्षा बढ़ी है। यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी योगी जी की सरकार कह रही हर कमिश्नरी पर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जी। आज लगभग उत्तर प्रदेश में हर कमिश्नरी पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हर डिस्ट्रिक्ट पर एक मेडिकल कॉलेज होना अनिवार्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य के सर्विस में, स्वास्थ्य सेवा में योग्य लोगों का, कुशल लोगों का, अच्छे डॉक्टरों का अभाव था। ये कांग्रेस और सपा बसपा के ज़माने में, चूँकि वो ग्रेजुएट, MBBS या MD करके लोग निकल नहीं पा रहे थे, कॉलेजेस कम थी, सीटें कम थी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा अच्छे योग्य डॉक्टर से लोगों को मिले तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने किया, और लगभग हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, टेक्निकल शिक्षा पढ़ाई हो, लोग स्वयं रोजगार ढूंढ सके, अपनी रोजगार कर सकते हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश को उदाहरण देंगे, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सेवा है, सरकारी नौकरी है, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी का केवल 2% है। आप कल्पना करिए जी, 24-25 करोड़ हमारी आबादी है उत्तर प्रदेश की, और जिसमें मात्र 2% सरकारी सेवा हो तो कितने लोग सरकारी नौकरी मिल पाएगी? सही बात है। इसलिए रोजगार बढ़ेगा, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रोजगार देने के लिए काम होना चाहिए।
डेवलपमेंट होने चाहिए जी। और आज चारों तरफ अगर चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, रिंग रोड बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, रेलवे की पटरी का डेवलपमेंट हो रहा है, चौड़ीकरण हो रही है, रेलवे के पटरी 2-2, 3-3 लाइनें बनाई जा रही हैं, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जी। तो इसमें तो रोजगार ही लोगों को मिल रहा है, काम तो आदमी ही कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में रोजगार देने का काम हमारी केंद्र की सरकार बहुत तेजी से कर रही है। और लोगों में आज बेरोजगारी दर के बारे में आपको बता दूं, विपक्ष चाहे जो आरोप लगावे, उनके पास इसकी डाटा नहीं है और वो इस तरीके से सत्यता पर लोगों को उत्तर नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस के जमाने में 2014 के पहले देश के अंदर लगभग 6.5% बेरोजगारी था जी। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बेरोजगारी दर लगभग 3.5% है, लगभग आधा घटा है जी। तो आज आपको ये कहते हुए अगर कोई रोजगार चाहता है, काम करना चाहता है, तो आपको ये कहते हुए नहीं मिलेगा कि मुझे कोई काम नहीं मिला। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सरकारी नौकरी को लोग रोजगार समझते हैं जी। तो मैंने आपको बता दिया कि जब सरकारी नौकरी को 2% है पूरे आबादी की, तो रोजगार चाहिए, रोजगार पूरा बढ़ा तो स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ जी। CHC PSC में मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाई गई है, अब आप दे सकते हैं। पूर्व की 17 के पहले जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, उनकी स्थिति जाके देखिए, न बिल्डिंग थी, न डॉक्टर बैठते थे, न सुविधाएं थी, न पैथोलॉजी था, न एक्सरे था, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन आज आप देखेंगे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ी हैं, उपकरण आए हैं, डॉक्टर बैठ रहे हैं, लोगों की अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है। हर कॉलेज में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, हर कमिश्नरी में उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है, जिससे कि सबको उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, सबको ये सुविधाएं देने का काम हमारी मोदी जी की सरकार, हमारी योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहुत सारी चीज़ों से मैं आपके सहमत हूँ और बहुत सही तरीके से आपने जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट लेता रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है कि अभी और ज़रूरत है रोजगार के मामले में, क्योंकि पलायन अभी भी पूर्वांचल से है, इसको नकार नहीं सकते हैं। सड़कें बन रही हैं, लोग लग रहे हैं, चाहे पार्क हो, सड़क हो, टूरिज्म बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो अच्छी नौकरियां हैं, मैं नहीं बोलूँ कि इसमें अच्छी नौकरियां नहीं है, लेकिन जो IT वाले बच्चे हैं या जो MBBS कर रहे हैं या MBA कर रहे हैं, MBA के कॉलेजेज इधर उतने अच्छे नहीं हैं, IIM यहाँ पे नहीं है, पूर्वांचल में नहीं है IIM जो भारतीय प्रबंधन संस्थान होता है, तो पहले तो वो संस्थान नहीं है, और दूसरा कि उनसे जो निकलेंगे बच्चे, उनके लिए शायद से नौकरियां नहीं है। अगर आप 50 से 80 वाला दशक जब देखेंगे कि वो 30 साल वाला, उसमें अनपरा में NTPC प्लांट आता है, आपका ओबरा में आता है, हिंडाल्को जैसी कंपनियां आती हैं, बनारस में BHU आता है, DLW जो पहले था BLW हो गया, वैसी परियोजनाएं या वैसी फैक्ट्रियां बड़े पैमाने पे। MSME में काफ़ी काम हो रहा है, कल ही बात हो रही थी MSME में, और बाकी चीज़ें हो रही है, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे पुणे और मुंबई में बड़े बड़े होते हैं जहाँ पे IT की हब बने हुए हैं, वैसी चीज़ों पे मुझे लगता है थोड़ा आप जैसे नेता लोग अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है पूर्वांचल का कायाकल्प, और पूर्वांचल में अभी अपार संभावनाएं हैं जिसको कि आप लोग आगे लेकर के जा सकते हैं। देखिए, पूर्वांचल, आपकी बात सही है कि पूर्वांचल औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लेकिन जब से हमारी डबल इंजन की सरकार बनी है, आप याद करिए, पूर्वांचल में एक रोग हुआ करता था, मस्तिष्क ज्वर रोग जी। उसमें प्राय हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों का मस्तिष्क ज्वर रोग में मृत्यु होती थी। गोरखपुर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करता था लेकिन वो रुका कब? आज समाप्त हो गया जब डबल इंजन की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार। अब जहाँ तक आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं, जब ये पिछड़ा हुआ राज्य दूसरे सरकारों में बना हुआ था, हमारा पूर्वांचल का जो क्षेत्र था,
जी। लेकिन हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार इसको डेवलपमेंट कैसे किया जाए। अब देखें जगह जगह जो औद्योगिक क्षेत्र है जी, उस क्षेत्रों में उद्योगपतियों को एक सहूलियत दी जा रही है उद्योग स्थापित करने के लिए। योगी जी ने और मोदी जी ने उनको सुविधाएं दे रहे हैं, सहूलियत दे रहे हैं कि आप अपना उद्योग स्थापित करो। और कई ऐसे धीरे धीरे भी, जैसे बनारस में अमूल प्लांट स्थापित हुआ है जी। अब देखिए अमूल प्लांट स्थापित होने से अमूल दूध का, ये किसानों का जो मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क है, उनकी मिल्क अच्छे रेटों पर खरीदारी प्रारंभ हो गई। और काशी और पूर्वांचल के अगल बगल लोगों को ताजे अमूल प्लांट के बटर हैं, घी है, उनके प्रोडक्ट आराम से हम लोगों को मिलने लगे हैं। इसी तरीके से गोरखपुर क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में और अगल बगल के जो हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए, अब देखिए आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कई ऐसे यहाँ पर कंपनियां स्थापित होने जा रही हैं जिनकी अब लगभग उनकी जितने पत्रावली के काम थे लगभग पूरे हो रहे हैं। पूर्वांचल में भी सुधार हो रहा है। जहाँ तक आप पलायन की बात कहें, हो सकता है अभी कुछ पलायन लोग जा रहे हों जी, अभी जा रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह जानकारी है कि हमारे गाँव के लोग, अगल बगल के लोग अभी तक तेजी से सूरत जाते थे, मुंबई जाते थे जी। आप समझ रहे हैं काम। और एक जाते थे, आते थे 4 लेकर के जाते थे अपने साथ में लड़कों। जी जी। कहाँ गए? भैया गुजरात चले गए, गुजरात चले गए, मुंबई गए, कलकत्ता गए। हमारे पूर्वांचल के लोगों का ये 3-4 जगह जाना एकदम से आम बात थी कि भाई नौकरी करना है मतलब वहीं जाना है। लेकिन अब आपसे मैं कह रहा हूँ, आप इस बात को सच्चाई पता कर लीजिए। अब जो गुजरात में काम कर रहा है लड़का, जब वहां से यहाँ आता है जी, तो अब वहां जा ही नहीं रहा है। पहले तो 4 लड़कों को लेके जाता था नौकरी दिलाने के लिए, अब उसमें रेशियो में, हम नहीं करेंगे एकदम समाप्त हो गया, उस रेशियो में वो आ जा रहा है तो वो खुद नहीं जा रहा, उसको यहाँ पर उतने ही प्रतिदिन की पारिश्रमिक, प्रतिदिन का जो वेतन इतना यहाँ पर उसको मिलने लगा है जी। इसी तरह आप देखेंगे मुंबई और कोलकाता में भी जाने वालों की जो पलायन थी, कोलकाता वाली संख्या तो बहुत कम हो गई। नहीं कम हो गई तो क्यों कम हो गई? आबादी तो बढ़ रही है, आप कल्पना करिए, आबादी तो बढ़ रही है जी, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है जी। लेकिन मुंबई और कोलकाता जाने का लोगों की संख्या रेशियो घट रही है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में अब लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। जितना जाके प्रतिमाह वो वहाँ कमाते थे गुजरात में, कोलकाता में, मुंबई में, इसका मतलब उतना वो यहाँ भी कमा रहे हैं। और ये इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वो एक बड़ा विजन, बड़ी दृष्टि, और योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में माफियागिरी, गुंडागर्दी को समाप्त किया है। व्यापारियों में एक विश्वास जगह है, उद्योगपतियों में एक विश्वास जगह है और सहूलियत दी जा रही है। और आज पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी विकास हो रहा है। नहीं हो रहा है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं उन सारी बातों का समर्थन करता हूं, बट आप लोगों से हमेशा एक मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी उत्तर प्रदेश की विकास की बात हो तो कंपेयर जरूर किया जाए कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या पूर्वांचल को भी उसी तरीके से या उससे थोड़ा तेज धक्का देने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत समय से पिछड़े हुए रह गए हैं। तो उस पर थोड़ा सा अगर काम हो तो बहुत अच्छा होगा। अब हम आगे थोड़ा सा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव से भी जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। क्या लगता है किस तरीके की टक्कर होगी बसपा अकेले चुनाव लड़ने का, जो अभी तक का दिख रहा है? बसपा अकेले है, कांग्रेस सपा मिल रहे हैं, भाजपा के साथ जो अभी तक की स्थिति है उसमें 3 छोटे दल हैं, निषाद पार्टी है, सुभाषपा है और अपना दल है। किस तरीके से देख रहे हैं आप जो अगला चुनाव है? मजा आने वाला है, एक तरफा होगा? हम बता रहे हैं आपको। देखिए, चुनाव जीतना और जब मजा आता है तो उसका कुछ दूसरा मजा आता है राजनीति में, जी समझ रहे हैं। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, जी जी, पूरा विपक्ष ये अपने को निश्चिंत होकर बैठा था कि बंगाल में भाजपा हार रही है, हाँ हैं जी। उसके पहले महाराष्ट्र का चुनाव हुआ जी, हरियाणा का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, असम का चुनाव हुआ, आप समझ रहे हैं जी। तो ये पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन ये विषय बनाया कि बैठा था कि बीजेपी इस बार जीतने वाली नहीं है। देखिए, आप सच्चाई धरातल से जाइए। आज मोदी जी की बातों को देश का हर व्यक्ति, हमारी माताएं, बहनें, जवान, नौजवान, किसान, सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं जी। और मोदी जी ने काम किया है, इसलिए नहीं, मोदी जी जो कहते हैं
कि आवास बनने हैं तो नीचे धरातल पर आवास दिखाई पड़ता है बनता हुआ। जी दिखता है। कहते हैं मुफ्त में राशन मिलना है तो लोगों को राशन मिलने लगता है। मोदी जी कहते हैं कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनेगा और 5 लाख का मुफ्त में इलाज होगा तो नीचे होते हुए दिखाई पड़ता है। मोदी जी कहते हैं कि शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध कराएंगे तो वो भी काम नीचे दिखाई पड़ने लगता है। तो मोदी जी से आज पूरी कनेक्टिविटी है लोगों की, पूरे जुड़े हुए हैं। मोदी जी पर पूरा विश्वास है लोगों का कि मोदी जी समाज का जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का भी समाधान करना और इसके साथ देश का भी विकास करना। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक आप बात कर रहे हैं 2027 का चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश योगी जी का जो काम है गुंडागर्दी माफियागिरी की समाप्ति उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया है, जो डेवलपमेंट देखिए आज उत्तर प्रदेश चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में चल पड़ा है। यही उत्तर प्रदेश डेफिसिट होती थी इसकी जो है अर्थव्यवस्था। हम लोगों ने सुना है कि मुख्यमंत्री कहा करते थे विपक्ष के लोग कि पैसा नहीं है, हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं समय से, काम हम डेवलपमेंट कहाँ से कर पाएंगे, बड़े बड़े पुल नहीं बन पा रहे थे, सड़क नहीं बन पा रही थी। लेकिन आज योगी जी कभी नहीं कहते कि पैसा नहीं है, तेजी से काम हो रहा है, विकास हो रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज ऋणात्मक माइनस की अर्थव्यवस्था नहीं है, सरप्लस की अर्थव्यवस्था है। और हम लोगों को ये गर्व करना चाहिए कि हम लोग कभी नहीं समझते थे कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आएगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश आज देश के अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरे श्रेणी का हमारा तीसरे नंबर का राज्य हो गया है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। चुनाव तो अब समझ गए अखिलेश यादव कि परिणाम क्या आने वाला है। अखिलेश जी डरा रहे हैं कि अगर इस बार चुनाव जीता बीजेपी तो फिर चुनाव नहीं होगा। इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि डर रहे हैं। जो डर गया इस तरह की भाषा बोलता है उनका मतलब उनको जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर कांग्रेस राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लोग विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, ये गलत जो अनर्गल आरोप लगाते हैं, यही अब उनको पास बचा है। अब वो कहीं क्या सकते हैं, जैसे लोकसभा में उन्होंने कहा कि संविधान समाप्त हो जाएगा अगर 400 से ज्यादा सीटें भाजपा जीत गई, लोगों में अफवाह फैलाया तो संविधान परिवर्तित कर देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, तमाम ऐसे बातों का अफवाह फैला, थोड़ा सा लाभ मिल गया। अब उसी को वो पुनः 2027 में दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये इनका झूठा अफवाह है, इसलिए उत्तर प्रदेश में 24 के बाद जितने उपचुनाव हुए, ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को उत्तर प्रदेश में जीत गई थी और 27 में भी आप देखिएगा जनता समझ चुकी। जनता को विकास चाहिए जी, जनता को शांति चाहिए, जनता को अमन चाहिए जी, डेवलपमेंट, व्यापारी को व्यापार उसका हो, डॉक्टर का अस्पताल चाहिए। नहीं क्या होता था, डॉक्टर के बच्चों का अपहरण होता था, किसकी सरकार थी, अब आज है कहीं अपहरण, धन उगाही होता था व्यापारियों से, गुंडा टैक्स लिया जाता था, सड़कों पर डंडे के माध्यम से वसूली हुआ करता था। प्रदेश के अंदर विपक्ष का 2017 के पहले अराजकता, राजनैतिक अराजकता, जिसकी चाहे उसका जमीन कब्जा कर लो, जिसको चाहे उसको लूट लो, जिसको चाहे उसको अपमानित कर दो, इस तरह के काम उत्तर प्रदेश में थे। सड़कें गड्ढे में सड़क कि सड़क गड्ढे में, आप कल्पना करिए कहाँ कुछ था। बिजली 8 घंटे 6 घंटे से 8 घंटे आती थी, 8 घंटे वो एकदम टाइम फिक्स होता था और उसमें भी कई बार कटौती होता था जी। और आज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तो वही है, अधिकारी भी वही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो गए, उत्तर प्रदेश में योगी जी हो गए। आज बिजली में भी सुधार है, स्वास्थ्य सुविधा में भी सुधार है और पूरा सड़कें भी बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है, शांति है, सौहार्द है। व्यापारी, किसान, मजदूर नहीं, घर से लोग डरते थे कि हमारा लड़का पढ़ने गया तो अपहरण कहीं ना हो जाए जी, बम विस्फोट हो जाया करते थे ट्रेनों में। यहाँ बनारस में क्या स्थिति थी, संकट मोचन और कचहरी में बम। कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में तो लोग ये सोचते थे कि हम नौकरी करने, चुके वहां पर ट्रेन से ही जाते हैं, शाम को लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कार में बम विस्फोट। तो और उससे भी मैं बताऊँ, जब हम लोग रेलवे पर जाते थे ट्रेन पकड़ने तो सबसे पहले यहाँ अनाउंस होता रहता था कि सावधान, कोई भी लावारिस वस्तु हो तो उसको आप न छुएं, वो बम हो सकता है जी, जी। आज क्या स्थिति है, ये किसके नेतृत्व में हुआ है,
डबल इंजन की सरकार और सद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो जनता समझ चुकी है सुख चैन आराम, जनता शांति चाहती है, विकास चाहती है, और वो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, ऐसा लोगों का विश्वास। इसका परिणाम आएगा। आखिरी के 2 सवाल और हैं, काफी समय आप दे चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पे क्या कहना चाहेंगे? कॉकरोच जनता बोलना चाहिए? नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है, वो एक ऐसा उफान था, समाप्त हो गया जी। कोई विचारधारा आधारित तो कुछ बातें थी नहीं जी, समाप्त हो गया। आपके क्या खास चुनावी मुद्दे होंगे? मुद्दे तो बहुत सारे होंगे। 2027 के चुनाव को अगर देखा जाए तो उसमें से क्या खास चुनावी मुद्दे होंगे जिसके बलबूते पे बीजेपी ये चुनाव लड़ेगी? हालांकि उन मुद्दों की चर्चा हम लोगों के बीच में बात करते समय हो गई है, फिर भी मैं आपसे बता दूं, उत्तर प्रदेश में विरासत के साथ विकास, सदैव प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत के साथ विकास, तो विरासत के साथ विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारी विरासत भी संरक्षित रहे, उससे अच्छा विकास भी, जुड़ा हुआ विकास एक विकास मुद्दा है। आपने स्वास्थ्य की बात किया जी। स्वास्थ्य सुविधाओं, आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, आयुष्मान कार्ड से लेकर के स्वास्थ्य बीमा से लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होगा। शिक्षा, लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है, उसमें लगातार उस पर काम हो रहा है। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सिंचाई भी बड़ी है, पीने का जल भी पड़ा है, बना हुआ है, हमारी एक मुद्दा होगा। इसी के साथ साथ लोगों की जो आम समस्याएं थी जी, उसको समाधान जो किया गया है, उन समस्याओं को, जो कुछ बचे होंगे समस्याएं, उसको विश्वास करिएगा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उसको समस्याओं का समाधान करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा होगा जी। बहुत आप देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कहूं, गैंगवार आप कभी आप सुनते हैं जी। उसके पहले क्या था, सपा बसपा में गैंगवार हुआ करते थे, खासकर पूर्वांचल में गैंगवार हुआ करते, 2 गैंगों के बीच में गोली चली, हम लोग पढ़ते थे, तो गैंगवार समाप्त हो गया। औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो एक वो यही एकदम आप सही कह रहे हैं, यही उगाही हुआ करती थी, और यह उगाही एकदम बात सही रहती। डॉक्टर डरे रहते थे अच्छे अस्पताल चलाने से, क्योंकि बच्चों का अपहरण हो जाएगा। व्यापारी व्यापार करने से डरते थे कि वो उनसे पैसा मंथली वसूला जाएगा। उद्योगपति आते नहीं थे कि उनके कार्यों में बाधा पैदा की जाती थी कि उद्योग स्थापित करेंगे तो पता नहीं कब उपद्रव होगा, और उसमें कामों में बाधा होती थी। ये सब समस्याओं का समाधान किया। इसलिए कुल अगर आप जोड़ेंगे एक तरफ से एक तरफ तक, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, ये सब चीज़ों को जोड़ करके ये हमारा यही मुद्दा होगा। चाहे किसानों की समस्या का समाधान हो, चाहे माताओं बहनों का हो, चाहे नौजवानों का हो, इस तरीके से चाहे दलितों का हो, चाहे पिछड़ों का। अब देखिए, ऐसा मोदी जी के नेतृत्व में आपको कहीं लगता है कि किसी ऐसा कहीं छूटा हुआ है जहां पर कि विकास नहीं हुआ, जहां पर कि लोगों को सुविधाएं नहीं दी गई? जी नहीं। अब जो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जो जाति विशेष या धर्म विशेष को ध्यान में रख करके नहीं, एक सामरिक तरीके से सबको उसमें कवर करने की कोशिश की जाती है। कहीं कहीं कुछ चीजें हुई हैं विवादास्पद, तो उस पर कभी और दिन बात किया जाएगा, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें जो है बीजेपी ने काफी अच्छे से चलाया है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है, भगवान करे जिसमें और बढ़ोतरी हो। चुनाव के लिए शुभकामनाएं। आपने समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद। आप समय दिए, आपको भी बहुत धन्यवाद।